हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू डेली आईएएस एग्जाम डोज। आज है तारीख 9 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आपके यूपीएससी के एग्जाम यानी आईएएस आईपीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में जान डाल देगा। और यहाँ पर गाइज जो है करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से जो करंट अफेयर्स है वो कौन कौन से आपके यूपीएससी सिलेबस से लिंक करेंगे, यानी कि कौन कौन से जनरल स्टडीज पेपर में आएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको इस वीडियो की वैल्यू पता चलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जो है फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर लेकर आई गई है मेरे द्वारा। यहाँ पर हम एक सेपरेटली हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ अलग से द हिंदू एनालिसिस भी हमारे चैनल पे अपलोड होता है। ओके, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए लेक्चर की तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को क्लिक करो और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां से आप डेली इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको डेली जो है द हिंदू एनालिसिस भी वहां पे मिल जाता है। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन और आते हैं पेज अपने पीपीटी नंबर 1 के ऊपर। अब ये जो आर्टिकल है ये किस चीज के बारे में, हालांकि जो कल हमारा द हिंदू एनालिसिस था, ओके 8 अक्टूबर का जो द हिंदू एनालिसिस था हमने उसमें डिस्कस किया है। यहाँ पर फिर से आया है तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है शाहीन बाग प्रोटेस्ट के ऊपर। जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रहा था काफी टाइम पहले, तो उसके रिगार्डिंग ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है कल अपना वर्डिक्ट सुनाया है, अपना फैसला दिया है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो ये आर्टिकल है ये द हिंदू से लिया गया है और ये आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर आएगा, जनरल स्टडीज पेपर 2 जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इस आर्टिकल के बारे में सुनो। देखो, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, कब से चल रहा था, पिछले साल दिसंबर से। पिछले साल दिसंबर से जो है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था। किस चीज़ को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा था कि यहाँ पे इसको हटाया जाए। ओके, फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चला, मार्च तक प्रोटेस्ट चला, मार्च 2020 तक प्रोटेस्ट चला। लेकिन फिर बंद क्यों हुआ, बंद इसलिए हुआ क्योंकि कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आया, ठीक है। अब कोविड-19 की वजह से जो है लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद पुलिस वालों ने जैसे तैसे उन प्रोटेस्टर्स को हटा दिया। उस प्रोटेस्ट में याद रखना महिलाएं थी, 50 60 70 साल की जो है महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही थी उसमें। ओके, तो क्यों क्यों हो रहा था प्रोटेस्ट, मैंने आपको बता दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए हो रहा था। फिर क्या हुआ, वहां पे जो शाहीन बाग है उसके पास जो रोड है वहां पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा था और जो है रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। अब जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनके द्वारा ये केस उठाया गया। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया फाइनली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट का हक तो है हमारे पास, ठीक है, आर्टिकल 19 में है हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट। लेकिन एक चीज और भी तो है हमारे पास, राइट टू मोबिलिटी भी तो है। राइट टू मोबिलिटी मतलब जो भी हम पर्सन है हमें आने जाने का हक तो है यार। रोड जो है वो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे आने जाने का हक तो है ना हमारा। तो फिर इन दोनों को यहां पर देखते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं ये पब्लिक प्लेसेस पे अब से नहीं होंगे। पब्लिक प्लेसेस पे प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं ना होके वो डेजिग्नेटेड प्लेस पे होंगे। डेजिग्नेटेड प्लेस पे जहां प्रोटेस्ट करने लायक जो जगह हो वहां पे करो ना, पब्लिक प्लेसेस पे क्यों कर रहे हो, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे करे जाएंगे, जैसे कि हमारा दिल्ली का रामलीला मैदान हो गया। ऐसी खुली जगह हो गई जहां पर जो है प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करोगे। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। ओके, नाउ दूसरा आर्टिकल, आज का दूसरा आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट। और इस आर्टिकल की अगर आपको डिटेल जाननी है, बिल्कुल एक एक चीज अगर डिटेल जाननी है तो चैनल पे जाओ। चैनल पे मैंने ये आर्टिकल का जो है बिल्कुल सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है, वो 6 से 7 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो को देखो, आपको इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक एक चीज के बारे में, ठीक है। अभी चैनल को जाओ, चैनल पे जाओ और वहां पे ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है। ये बेसिकली है किस चीज के बारे में, देखो नोबेल प्राइज के बारे में। सबसे पहले ये आर्टिकल हमने द हिंदू से लिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब जनरल स्टडीज पेपर 3 में हमारा ये आर्टिकल आएगा। अब नोबेल प्राइजेस के बारे में बात हो रही है, हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ऐसे ही इस साल यानी 2020 में भी नोबेल प्राइज दिए गए। अभी तक कौन कौन से फील्ड में दे चुके हैं, अभी यहां पर दे चुके हैं, एक तो मेडिकल लाइन में, ठीक है, मेडिकल में दे चुके हैं। क्यों, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दिया था, क्योंकि उन लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी करी। दूसरा हम लोग किस चीज में दे चुके हैं, फिजिक्स की फील्ड में दे चुके हैं। फिजिक्स की फील्ड में क्यों दिया हमने, क्योंकि उन लोगों ने ब्लैक होल को डिस्कवर किया था।
फाइनली हम अब केमिस्ट्री की फील्ड में भी दे चुके हैं। केमिस्ट्री की फील्ड में जो है नोबेल प्राइज ये भी दे दिया गया है इन दोनों पर्सनैलिटी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा टूल बनाया, ऐसा टूल जिसका नाम है क्रिस्पर कैस 9। क्रिस्पर कैस 9, CRISPR कैस 9। तो इस टूल की वजह से क्या होगा, आपका जो जीन है, जीन जेनेटिक होते हैं, उसमें एडिटिंग करी जा सकती है। जेनेटिक्स में आपको मॉडिफाई करा जाता है, जेनेटिक्स को आपके आपके जो बॉडी में जेनेटिक्स होता है उसको रिप्लेस करा जा सकता है इस टूल के थ्रू। ये कैंची है, एक सीजर है, इसके थ्रू यहाँ पर ये रिप्लेस करा जा सकता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर इन दोनों महिलाओं को अवार्ड दिया गया। अब इन महिलाओं का अवार्ड क्या, इनका नाम क्या है? सबसे पहले इनका नाम देख लो, इमैनुअल चारपेंटर। दूसरी हैं जेनिफर ए डोंडा, ठीक है, जेनिफर ए डोडना ये हैं। और एक जो है हमारी फ्रांस की हैं, एक जो है अमेरिका की हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर मिला कि जो ये हमारा डीएनए होता है। चलो यार, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता ही देता हूँ। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, डिटेल में वीडियो दी हुई है, तो जाओ जल्दी से चैनल पे उसको ज़रूर देख लेना। ओके, अब यहाँ पे जो ये डीएनए है हमारा, सबकी बॉडी में होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये बोला जाता है कि फैमिली में जो बीमारी, आपको पता होगा कोई कोई फैमिली ऐसी होती है जिनकी जो है आप कह सकते हो उनकी पूर्वज से बीमारी चलती हुई आती है। बाप दादाओं में थी, फिर उसके बाद आने वाले लोगों में हुई, फिर उसमें हुई, फिर उसके बाद मदर में, फिर उसके बाद मदर के जो अब बच्चे, जैसे कि आप मदर फादर होते हैं, मदर फादर के जो डीएनए होता है वैसे ही डीएनए तो बेटे के में होता है, बेटे या बेटी में। तो अगर उन्हें कोई बीमारी होगी तो इसे भी हो जाएगी। तो फिर वो बीमारी जो है काफ़ी समय से चलती हुई आ जाती है। तो उसको जो है कट डाउन करने के लिए, उस बीमारी को बीच में ही रोकने के लिए एक टूल बना हुआ है। वो डीएनए के थ्रू बीमारी फैलती है ना। तो डीएनए हमारा ऐसा होता है, इसमें हम लोग ऐसे काट कर, अगर डीएनए में इसके स्ट्रैंड में कोई दिक्कत आ गई, इसे काट कर हम लोग दूसरा लगा देंगे, दूसरा लगा देंगे, जिससे कि यहाँ पे बीमारी रुक जाएगी और आगे बढ़ने से, आगे फैलने से जो है वो रुक जाएगी और ये सिचुएशन जो है कंट्रोल हो सकती है। तो गाइज इसलिए यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ओके, उसे भी, वीडियो को भी डिटेल में जाकर देखना, फिर से कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, थर्ड आर्टिकल हमारा किस चीज़ के बारे में? दिनेश कुमार खारा, ये हैज़ एज्यूम चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के, जो कि हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बैंक कहलाता है, उसके नए चेयरमैन बन रहे हैं। कौन? मिस्टर दिनेश कुमार खारा। ओके, अब यहाँ पर ये आर्टिकल हमने लाइव मिनट से लिया। लाइव मिनट को आपको पता ही होगा, लाइव मिनट ये भी एक न्यूज़पेपर है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी यानी जनरल स्टडीज पेपर 3। अब ये आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, चलो मैं बताता हूँ। पहले तो आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पर कौन चेयरमैन बनना है, ठीक है। डायरेक्टली हालांकि यूपीएससी नहीं पूछेगा। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, इतिहास, एसबीआई का। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका ओरिजिन देखें, 1806 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके 3 साल बाद ये बैंक ऑफ बंगाल हुआ। बैंक ऑफ बंगाल के बाद यहाँ पर आप देखोगे बैंक ऑफ बॉम्बे आया, बैंक ऑफ मद्रास आया। ये 3 बैंक हमारे चल रहे थे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1806 में। फिर उसके बाद जो है आप देखोगे कि ये बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया 1809 में। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे हमने नया बैंक बनाया, फिर बैंक ऑफ मद्रास नया बैंक बनाया। फिर ये जो तीनों बैंक थे, ये तीनों बैंक उस समय के एपेक्स बैंक थे, सबसे बड़े बैंक थे। अब इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक हमने 1921 में एक बड़ा बैंक बनाया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब जो हमारा आरबीआई ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता था। ओके, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, फिर से वो क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, एमालगेमेशन जो मिक्सचर होके बन गया था, अब उसे फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ओके, एट द लास्ट अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई कौन सा बैंक था पहले, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। ये हमारा कुछ पॉवर्टी को लेकर बात करी जा रही है। जो कोविड-19 कोरोना वायरस आ चुका है 2020 में, पूरी जो है सारी आप कह सकते हो पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी को बर्बाद कर चुकी है। तो ये बोला जा रहा है इसकी वजह से बीमारी कह रहा हूँ, सॉरी, बीमारी तो चलो बढ़ी रही है, लेकिन इसकी वजह से आप कह सकते हो गरीबी जो है, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ये गरीबी इंक्रीज़ होने वाली है, बढ़ने वाली है। ये आर्टिकल लिया है द हिंदू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉवर्टी आ गया, ठीक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमी हमारा कहाँ पे आता है? जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में। अब पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर क्या है? एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो पूरे दुनिया में पॉवर्टी है, ये एक्सपेक्ट करी जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, ऐसा पिछले 20 साल में इतनी गरीबी नहीं बढ़ी जितनी अब की बार यहाँ पर हो चुकी है। ओके, अब पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये जो रिपोर्ट है इसी की मैंने बात करी है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई। ओके,
उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो ऐसा पहले नहीं हुआ है, जैसा कि अब की बार देखा जा रहा है, जो गरीबी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आने वाले टाइम में भी गरीबी बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब जो ये पेंडेमिक है ये 88 मिलियन से लेकर 115 मिलियन तक को यहाँ पे गरीब कर रहा है। ये एक्सट्रीम जो गरीबी से गुजर रहे हैं वो कितने, 88 मिलियन से लेके 115 मिलियन तक। ओके, आप देखोगे इनकी जो है पर डे की इनकम $1.50, $1.50 आज के टाइम पे डॉलर है। आज के दिन पे देखूँ 73.36 है डॉलर, तो $1.50 आप कह सकते हो पर डे यहाँ पे इतना रुपया इन्हें मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते हो ये क्या कर पाएंगे इतने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 9.1% से लेकर 9.4% तक गरीबी यहाँ पे लोग हैं वो पॉवर्टी से अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, बाय 2020 की बात हो रही है और यहाँ पर इसी साल की बात हो रही है, तो आपको ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट करा गया है और वो डेप्यूटी गवर्नर कौन है, मिस्टर एम राजेश्वर राव। ठीक है, ये पहले कौन थे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये डेप्यूटी गवर्नर बन चुके हैं। आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, द हिंदू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी किस में आती है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्टिकल में और कुछ नहीं है, बस खाली आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसे आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये एक अच्छा आर्टिकल है, नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स। नेचुरल गैस की जो मार्केटिंग हो रही है उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स, कुछ बदलाव लाए गए हैं, कुछ चेंजेस करे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया है, इकोनॉमी के फिर से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 3 फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव करा कि जो ये नेचुरल गैस मार्केटिंग है इसके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि जो हम ये गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसको ग्रो कर सकें। यानी कि जो गैस के थ्रू, ये नेचुरल गैस के थ्रू पैसे कमाए जाते हैं कंट्री में, उसके ऊपर जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा हम ग्रो कर सकें। अब ये जो पॉलिसी है इसका पूरा एम, इसका पूरा मकसद है कि जो ये गैस हम लोग दे रहे हैं, ये जो आप कह सकते हो सेल्समैन जो बेच रहा है वो गैस जो दे रहा है, एक वो ट्रांसपेरेंसी दिखाए उसके अंदर, एक ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव मैनर में दे। यानी कि भाई एक मतलब कोई यहाँ पे झोल झाल ना हो, एक तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे। और ये इसके साथ साथ यहाँ पे ये बोला गया ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो फिर एक आपको पता होगा, एक सटीक प्राइस तो पता होगा, हमें पैसा पता होगा कि हाँ भाई कितने रुपए की यहाँ पे गैस है, या फिर एकदम मतलब कि कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई झोल झाल ना हो इस गैस को लेकर। तो ये रिफॉर्म करा गया और एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ई बिडिंग के थ्रू, ई बिडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ई बिडिंग कह रहे हो या फिर ई एग्रीमेंट हो बायर और सेलर के बीच में, और जो ये हमारी गैस है ये इस तरीके से दी जाए जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखी जाए। ओके, कोई झोलझाल ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्टॉकहोम का कन्वेंशन के बारे में। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई है। अब इसने स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं पीओपी। ठीक है, ये कुछ हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसको ना इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे कन्वेंशन करा गया था। ठीक है, ये मीटिंग हुई थी। तो जो यूनियन कैबिनेट है, हमारा इंडिया है यूनियन कैबिनेट, इसने भी यहाँ पर अप्रूव करा कि जो ये 7 केमिकल्स हैं जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर में आते हैं, यानी कि इस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर जो इसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं, कितने सब्सटेंसेस हैं, वो 7 सब्सटेंसेस हैं, वो उनको इंडिया भी अब इस्तेमाल नहीं करेगा। ओके, ऐसी बात बोली गई। ऑल इंडिया रेडियो से ये आर्टिकल लिया गया है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 3, आज के लिए हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे वो 7 गैसेस कौन कौन सी हैं, वो 7 केमिकल सब्सटेंसेस, गैसेस निकल रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। पहला है क्लोरोडिकॉन, हेक्सा ब्रोमोफिनाल, फिर तीसरा है हमारा हेक्सा ब्रोमिडिनिफिनाइल एथर, चौथा हेप्टा ब्रोमिडिफेनाल लेथर, उसके बाद टेट्रा ब्रोमिडिफेनाल एथर, उसके बाद पेंट्रा ब्रोमिडिनाल लेथर और पेंटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमिक्लोडिसिकेन। पढ़ लेना यार, काफ़ी लंबे लंबे नाम है, जो इसकी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, नाम पढ़ लेना। ओके, उसके बाद है हेक्सा क्लोरोब्यूटाडीन। तो ये जो गैसेस हैं, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, यार क्या गैसेस निकल रहा है, जो ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनको अब इंडिया भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बोला गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं एनवायरनमेंट के लिए और एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमंस के लिए, यानी कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं ये। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारी केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो इंडिया ने भी यहाँ पे वही बात हो रही है, फिर से वही रेटिफाई करने की बात हो रही है यार, बेकार है। ठीक है, जो हमने तो इसे पढ़ लिया। ओके, और ये भी देख लिया हमने जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है।
साथ ही साथ एनवायरमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ता है इस केमिकल सब्सटेंसेस का, जिनके हमने अभी नाम बहुत खतरनाक तरीके से लिए थे। ओके, और फिर क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और आपके साथ जो नर्वस सिस्टम होता है, आपके दिमाग में जो नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो सकता है, और डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम की डिजीजेस हो सकती हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन सारे अगर हम केमिकल सब्सटेंसेस को एक्सपोज कर दें तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। नाउ एक अच्छा आर्टिकल, वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे 2 अक्टूबर कह रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे है ये। वर्ल्ड कॉटन डे कौन सा है? ये सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे है, जो कि मनाया गया है 7वें अक्टूबर को। 7 अक्टूबर 2020 को हमारा सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे, यानी कि रुई किसे कहते हैं, कॉटन, रुई को। ओके, तो वर्ल्ड कॉटन डे ये दूसरा बार मनाया गया है, ठीक है। पहला कब मनाया गया था अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा ये कब से शुरू हुआ। तो ये कहाँ से लिया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर जनरल स्टडीज पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 कंट्री ने स्टार्ट किया था, यानी कि जो पहला हमारा वर्ल्ड कॉटन डे ये हुआ था, ये शुरू कहाँ से हुआ? 4 कंट्रीज से शुरू हुआ था। 4 कंट्री, तभी तो नाम है C4। वो कौन कौन सी है? बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ये हमारी चारों कंट्रीज कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इनके द्वारा ये काम शुरू करा गया, इनके द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया, और इनके लिए, इनकी वजह से ही जो हमने वर्ल्ड कॉटन डे को सेलिब्रेट किया। और ये फाइनली पिछली बार हमने यानी 2019 में 7 अक्टूबर को मनाया था। अब यहाँ पे 2020 में 7 अक्टूबर को मना रहे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे है हमारा। ओके, C4 क्या है? वही बात हो रही है। कॉटन 4 क्या है? क्योंकि ये 4 अफ्रीकन कंट्रीज से यहाँ पर ये इनिशिएटिव शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल, कस्तूरी कॉटन। अब यहाँ पर 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे था। इसको देखते हुए जो इंडिया है, इंडिया की जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं, इन्होंने लॉन्च करा क्या? अपने कॉटन, यानी इंडिया में जो रुई है उसके लिए एक ब्रांड लोगो, उसके लिए लोगो यूज करा। और लोगो कौन सा यूज करा है भाई? ये लोगो है, जो भी इंडिया के अंदर रुई है, प्रीमियम, एक बेहतरीन क्वालिटी वाली जो रुई है, उसके लिए ये लोगो यूज करा है। और लोगो में क्या लिखा है? कस्तूरी कॉटन इंडिया। ओके, इसको याद रखना। कहां से लिया गया? ये पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी PIB से लिया गया। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज सारे आर्टिकल इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। जनरल स्टडीज पेपर 3 आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहां पर थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। इंडिया ने क्या करा? 7 अक्टूबर सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे में क्या करा? इंडिया ने अपने जो कॉटन है, इंडिया के अंदर जो रुई है, उसके लिए एक लोगो लॉन्च किया है, ब्रांड लोगो। और वो लोगो कौन सा है? वो ये लोगो है, याद रखना। अब उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है, एक जो बेहतरीन क्वालिटी का, एक ज़बरदस्त क्वालिटी का जो कॉटन है, उसे हम लोग कस्तूरी कॉटन के नाम से जानेंगे। ओके, क्योंकि उसका एक ब्रांड लोगो आ चुका है। अब कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? कस्तूरी कॉटन एक बहुत अच्छी कॉटन होगी, उसके अंदर वाइटनेस बहुत होगी, ब्राइटनेस होगी, सॉफ्टनेस होगी, प्योर होगी, चमकदार होगी, यूनिकनेस होगी, इंडियननेस होगी, क्योंकि इंडिया की होगी तो इंडियननेस होगी। तो याद रखना, ऐसी कॉटन जो भी होगी वो कस्तूरी कॉटन कहलाई जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हो मेरे भाई। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो कॉटन के बारे में बात करते हैं। एक कॉटन जो है इंडिया का वन ऑफ द प्रिंसिपल कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है कॉटन, एंड बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया जाता है कॉटन से इंडिया के अंदर। ओके, आप देख लो, 6 मिलियन 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो कितने हो गया? 60 लाख। 60 लाख जो है कॉटन फार्मर्स की जो है रोजगारी है ये कॉटन। ओके, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। पूरे दुनिया में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और साथ ही साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ओके, प्रोड्यूस भी करता है और जो है कंज्यूम भी कर लेता है। उसके बाद इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है? 6 मिलियन टन्स ऑफ कॉटन। हर साल 6 मिलियन टन ऑफ कॉटन जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है, यानी कि कितना हो गया? पूरे दुनिया का 23% तो इंडिया अकेला ही प्रोड्यूस कर देता है। ओके, उसके बाद फिर से इंडिया प्रोड्यूस करता है 51% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कॉटन। एक ऑर्गेनिक कॉटन, एक बेहतरीन कॉटन कौन सी जो कॉटन प्रोडक्शन करता है, वो 51% तक इंडिया करता है। और साथ ही साथ कॉटन को देखते हुए हमारे इंडिया, भारत में जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, CCI है, उसने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करा है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, उसका नाम है कॉटन एली। ठीक है, ये कॉटन एली को लॉन्च करा हुआ है। ये किसने किया? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो कि पूरे के पूरे कॉटन इंडस्ट्रीज को ऑथर करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कॉटन एली ये ऐप है, यह आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा कि वेदर को लेकर,
कि जो क्रॉप सिचुएशन है वो कैसी रहेगी, वेदर क्या होना चाहिए, आपको कॉटन उगाने के सही सही तरीके बताता रहेगा ये ऐप। ओके, ये सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर है। ओके, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और मज़ा आया होगा तो नीचे एक लाइक कर देना, कुछ नहीं जाता एक लाइक करने में। गाइस, टारगेट रखते हैं कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए, ठीक है, बहुत कम रखा है फिर भी। ओके, चलो बस इतना ही। और नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आती रहे। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके और वहाँ से सारी पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।